महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीटें हैं। बहुमत के लिए 145 सीटें चाहिए होती हैं। अकेले बीजेपी के पास 132 सीटें हैं, मतलब उसे ज्यादा नहीं, सिर्फ 13 सीटें चाहिए। 5 महायुति के अन्य जो हैं, अजीत पवार को और एकनाथ शिंदे को अगर छोड़ दें तो 5 वहां भी, मतलब बीजेपी को महाराष्ट्र में सरकार चलाने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही नगर निकाय के चुनाव आए, वैसे ही वो अजीत पवार हो या फिर एकनाथ शिंदे हो, उनके सुर बदलने लगे। लेकिन देवेंद्र फडणवीस इसे बड़ा संयमित तरीके से, जिस तरीके से कहते हैं कि धागे में एक माला को पिरो कर रखते हैं, उस तरीके से लेकर चल रहे हैं। लेकिन एकनाथ शिंदे लगभग जब से सरकार बनी है तब से 12 बार अब तक गृह मंत्री अमित शाह से मिल चुके हैं। इसी हफ्ते की शुरुआत में भी वो मिलकर आए हैं। तो विवाद महाराष्ट्र में क्या चल रहा है और किस तरीके से इस विवाद को संभाल कर सरकार को लेकर देवेंद्र फडणवीस चल रहे हैं, उसी विषय पर आज चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर और मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ सहयोगी पंकज प्रसून। सर, बहुत स्वागत आपका। बहुत सारे बयान फिलहाल महाराष्ट्र से निकलकर सामने आ रहे हैं और उनमें तल्खी देखने को मिल रही है। तो असल में महाराष्ट्र में चल क्या रहा है? कुछ नहीं, महाराष्ट्र में नगर परिषद के चुनाव चल रहे हैं और इन नगर परिषद के चुनाव में सभी दल अलग अलग लड़ रहे हैं। ठीक है, मतलब एकनाथ शिंदे की पार्टी अलग लड़ रही है, अजीत दादा पवार की अलग लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी अलग लड़ रही है। और इसी तरह विपक्ष के भी दल एक दूसरे से लड़ रहे हैं। तो सब अलग लड़ रहे हैं। इस वजह से चुनाव के दौरान आदमी बयान देता, वहां पे मुख्य मुकाबला एकनाथ शिंदे की पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में है। तो जाहिर तौर पे दोनों पुश करेंगे कि हमारा आदमी जीते। और उसी को, जैसे कि क्या, जब कैंपेन के दौरान कहा जाता है ना कि यहां हमें भाजपा को हराना है, या फिर भारतीय जनता पार्टी के लोग कहेंगे कि नहीं, एकनाथ शिंदे वाले कैंडिडेट को हमें हराना है, तो वो इस तरह से प्रोजेक्ट किया जा रहा है कि जैसे कि दोनों में विवाद हो गया और सरकार गिरने वाली। ये क्षणिक सुख के लिए ठीक है, मजा लेने दीजिए किसी को। एक जो ज्यादा महत्वपूर्ण बात मैं बता रहा हूं वो ये कि जब ये नगर परिषद के चुनाव हुए तो एकनाथ शिंदे गए थे अमित शाह से मिलने और उन्होंने कहा कि साहब, हम लोग तो एक साथ हैं और एक साथ सरकार भी चला रहे हैं, अच्छा सरकार चला रहे हैं, लेकिन नगर परिषद के चुनाव अगर हम अलग अलग लड़ेंगे तो कहीं ऐसा तो नहीं कि गलत मैसेज जाएगा। तो अमित शाह जी ने उन्हें यह कहा था कि यही वो चुनाव है जब हम अपनी अपनी स्ट्रेंथ पता कर सकते हैं कि हाँ इकट्ठी चाहिए, ताकि ये संयुक्त ताकत महाराष्ट्र के मंत्रालय में दिखे। एक साथ लड़ लेंगे तो फिर ये कंफ्यूजन रहेगा कि कौन कितना कहां पे। हाँ, यही बात है और ये बात हो चुकी है, अमित शाह जी की सहमति से हुई है। और बहुत ऐसे जगहों पे है ना कि एक दूसरे के काउंटर में लड़ रहे हैं और जहां यही दोनों फर्स्ट सेकंड होने वाले हैं। तो ये स्वाभाविक तौर पे है। मुझे लगता है कि एक जो बयान है मुझे लगता है वो बयान पहले दोनों का सुना लीजिए और उसके बाद जिससे लेकर इतना बड़ा विवाद पैदा किया जा रहा है, मुझे लगता है उसका निराकरण ज्यादा जरूरी है। हाँ, सुनवाइए पहले देवेंद्र फडणवीस का बयान सुनवाइए। भरत, कोणी काही म्हटलं तरी चिंता करू नका। कोणी हे म्हणालं असेल की तुमची लंका जाळून टाकतो वगैरे, आपण लंकेत राहतच नाही, आपण तर रामाचे अनुयायी आहोत, रावणाचे आहोत का? बस, आणि तू तो भरतच आहे, रामाचा छोटा भाऊ। आता रामाच्या भावाची लंका असू शकते का? नाही। त्यामुळे अशा गोष्टी इलेक्शन मध्ये बोलाव्या लागतात, त्या मनावर घ्यायच्या नसतात। आपण जय श्रीराम वाले लोक आहोत। कालच धर्मध्वजा ही अयोध्येच्या मंदिरावर मोदीजींनी फडकवलेली आहे आणि त्या मंदिराचं कळसाचं त्या ठिकाणी स्थापना झालेली आहे। आणि मग एकनाथ शिंदेचा आवाज, हे माझी जनता आहे तोपर्यंत कोणी बंद करू शकत नाही। मी कधी या ठिकाणी काम करताना कधी डावं उजवं करत नाही। डहाणूमध्ये आपण सगळेजण एकत्र आलेला आहात, एका अधिकारशाहीच्या विरोधामध्ये एकत्र आलेला आहात, अहंकाराच्या विरोधामध्ये एकत्र आलेला आहात। अहंकार
तर रावणासारखा अहंकार होता, रावणाची लंका जळून खाक झाली अहंकारामुळे, आणि तुम्हाला 2 तारखेला तेच काम करायचं आहे. गड़बड़ हो गई सर, पहले एकनाथ शिंदे का सुनवाना चाहिए था जी। नहीं ठीक है, ठीक है। एकनाथ शिंदे ने पहले हमला कहा था, बोला था और कहा था कि अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा और रावण की सोने की लंका भी जल गई थी। इसका जवाब दिया फडणवीस ने कि ठीक है, जिनके बारे में बोल रहे हैं हम तो रावण वाले हैं ही नहीं, हम तो जय श्री हम तो राम वाले हैं, और हमारा तो कैंडिडेट का नाम भी भरत है, और हम तो अयोध्या में 2 दिन पहले धर्म ध्वजा लहराकर भी आए हैं। तो ठीक है, जिसको जो बोलना है बोलते रहे। अब मैं आता हूं महत्वपूर्ण बात पे। मैंने ये तो बता दिया कि चुनाव के कारण ये बोले जाते हैं। गौर से सुनिएगा, पोस्ट मोदी के बाद 3 ऐसे नेता हैं जो भविष्य के नेता माने जाते हैं पूरे भारत में। योगी आदित्यनाथ, हाँ बीजेपी में, योगी आदित्यनाथ, एक ये देवेंद्र फडणवीस और अमित शाह। शिवराज सिंह चौहान भी माने जाते थे, लेकिन आजकल थोड़ा इस रेस में पीछे चल रहे हैं, वो थोड़ा सा शांत। उम्र भी तो हो गई है ना सर अब। नहीं ठीक है, तो ये 3 नेता अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस और योगी आदित्यनाथ। इसलिए मीडिया के एक तबके में हमेशा ये चर्चा रहेगी कि अमित शाह जो है योगी को पसंद नहीं करते, अमित शाह एकनाथ शिंदे को ज्यादा प्रश्रय दे रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस को नहीं पसंद करते। तो यूपी के बारे में ये खबर फैलाई जाएगी, केशव प्रसाद मौर्य को आगे बढ़ा रहे हैं, यही सब खबर रहती है ना। कि जब 3 कंपटीटर होते हैं तो ये खबरें स्वाभाविक रूप से प्लांट की जाती हैं, प्लॉट तैयार किया जाता है, और कई बार दुश्मनों के द्वारा भी प्लांट की जाती है कि 3 बराबर कैलिबर का नेता है, एक ने उत्तर प्रदेश संभाल रखा है, एक ने महाराष्ट्र संभाल रखा है और एक ने देश संभाल रखा है, तो क्यों ना चलो इन तीनों के बीच थोड़ा सा मसाला करवा डाला के जाए, देखते हैं क्या होता है, मसाला डाला जाए, यही मसाला है। आपको यकीन नहीं होगा, मैंने पहले भी बताया था कि जब पहली बार योगी आदित्यनाथ बने थे मुख्यमंत्री, तो वो अमित शाह का रिकमेंडेशन था, नहीं तो पार्टी तो उस वक्त मनोज सिन्हा के नाम पे ये हो गई थी। जाके पूछेगा कभी, कई इंटरव्यू में बताया भी है, योगी जी ने भी बताया है और इन्होंने भी बताया, अमित शाह ने भी। उसी तरह एकनाथ शिंदे जब मुख्यमंत्री थे और दोबारा चुनाव हुआ, तो एक मीडिया के एक तबके ने खबर प्लांट की कि एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं अमित शाह, जबकि हकीकत यह है कि अमित शाह भाजपा का मुख्यमंत्री बनवाने के लिए अड़े हुए थे। तो इसलिए इन सब मसाला का सिर्फ ठीक है, स्वाद लीजिए, राजनीति है, मजे लीजिए, लेकिन सीरियसली मत लीजिए। और मैं बार बार बोलता हूं कि विपक्ष भाजपा के फॉल्ट लाइन को बढ़ाना चाहता है कि योगी जी अमित शाह में या देवेंद्र जी और अमित शाह में किस तरह अगर हम डिस्टेंस बढ़ा सके तो ये हमारे फायदे के लिए होगा, उसी के तहत ये खबरें प्लांट की जाती। ठीक है, एक आखिरी, और मैं एक और आखिरी मैं ये बता रहा हूं, उसका एक चीज और आप मानिए कि आज लोग ये कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच में फ्रिक्शन है। अच्छा, एकनाथ शिंदे को लाया कौन इधर था? देवेंद्र फडणवीस। ये प्रोजेक्ट ही देवेंद्र फडणवीस का था, समझ रहे हैं? शिवसेना को तोड़ा ही देवेंद्र फडणवीस ने, एकनाथ शिंदे आए ही देवेंद्र फडणवीस के अनुसार, केंद्र की तो कोई भूमिका थी नहीं। तो फिर काहे का झगड़ा? जब आप शांति से सोचेंगे ना, तो ये मीडिया में जो प्लांट की जाती हैं खबरें, और आप जो इस खबरों को देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, वो जो मीडिया जो चैनल है वो शरद पवार का चैनल है, शाम मराठी नाम है उसका। इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं कहना, बाकी हमारे दर्शक प्रबुद्ध हैं, समझ गए होंगे। ठीक है, बहुत धन्यवाद सर इस खबर में जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए। बाकी ये सिर्फ एक नगर निकाय का चुनाव है, इस तरीके की बयानबाजी भी शायद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आप एक राज्य को चला रहे हैं, मिलकर चला रहे हैं, बहुत बेहतर तरीके से चला रहे हैं। और एकनाथ शिंदे तो वो हैं, जब पिछली अभी कैबिनेट की मीटिंग हुई उनमें एकनाथ शिंदे की पार्टी के मंत्री नहीं पहुंचे, बल्कि एकनाथ शिंदे खुद देवेंद्र फडणवीस के साथ वहां उस मीटिंग को साझा करते हुए नजर आए। तो महाराष्ट्र में कुछ भी नहीं चल रहा है, सब कुछ ठीक है, बस इतना है कि नगर निकाय के जो चुनाव है वो ये
ये गठबंधन के जो तीनों साथी हैं महायुति के, वो तीनों अलग अलग लड़ रहे हैं, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। बाकी एक सूत्र में पिरोकर देवेंद्र फडणवीस सरकार को चला ही रहे हैं। बाकी आप लोगों की इस विषय पर क्या कुछ राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।